हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए एक अभ्यास श्रृंखला चला रहे हैं। तो आज भी हम परीक्षात्मक दृष्टिकोण से संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और व्यावसायिक अध्ययन के प्रश्न जो हैं हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आ रहा है। पहला प्रश्न है, मौखिक संचार की विभिन्न कमियों में कौन सा एक शामिल नहीं है। मौखिक संचार की विभिन्न कमियों में कौन सा एक शामिल नहीं है। तो देखिए पहला है रिकॉर्ड रखना मुश्किल। तो ये तो शामिल है क्योंकि मौखिक संचार जो होता है उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते। शुद्धता व औपचारिकता में कमी। मौखिक संचार के अंदर शुद्धता व औपचारिकता में कमी होती है, यानी कि जो मौखिक कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसमें वो फॉर्मल वे में नहीं होता और उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती। बड़े समूह व लंबे संप्रेषण हेतु अनुपयुक्त। यदि हमें बहुत बड़े ग्रुप को कोई संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए भी मौखिक संचार जो है वो उपयुक्त नहीं है। और बहुत लंबे समय से बहुत ही लंबा संप्रेषण है, लंबा संदेश है, यदि हमें लंबा संदेश लंबे बड़े समूह तक पहुंचाना है तो उसके लिए भी मौखिक संचार जो है वो उपयुक्त नहीं माना जाता। तो एक तरीके से जो पहला, तीसरा और चौथा है ये तो मौखिक संचार की कमियों में क्या है, शामिल है। लेकिन मौखिक संचार से व्यक्तिगत संपर्कों की क्या होती है, स्थापना होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मौखिक संचार की कमी नहीं है बल्कि मौखिक संचार का क्या है, फायदा है। तो जिससे हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं उससे हमारे पर्सनल रिलेशन जो है वो डेवलप होते हैं। तो मौखिक संचार से व्यक्तिगत संपर्कों की स्थापना जरूर होती है। तो ये मौखिक संचार की कमियों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की क्या है, प्रक्रिया है। तो यह कथन किसने दिया, तो यह है किथ डेविस का। किसका है, किथ डेविस ने ये परिभाषा दी कि संचार के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सूचनाएं पहुंचाता है तथा उसमें समझ उत्पन्न करता है। तो दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं पहुंचाकर उसमें समझ उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो ये प्रक्रिया किसने दी, ये परिभाषा किसने दी, किथ डेविस ने दी। तो किथ डेविस की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संचार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संचार की विशेषता नहीं है। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है। बिल्कुल सही है। इसमें एक संदेश भेजने वाला होता है, एक संदेश को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना क्या है, अनिवार्य है। ये भी संचार की विशेषता है। यह निरंतर एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल संचार निरंतर और सतत रूप से चलता रहता है। यह एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि संचार हमेशा क्या होता है, व्यवस्थित होता है। संचार कभी भी अव्यवस्थित नहीं होता। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कभी भी अव्यवस्थित नहीं होता। तो ये जो है हमारा आंसर है। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संचार की विशेषता नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है तो वो संचार की विशेषता होती। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक अव्यवस्थित प्रक्रिया है, तो ये संचार की विशेषता नहीं है। संचार एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। अंतिम चरण,
संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है प्रतिपुष्टि, इसे हिंदी के अंदर कहते हैं फीडबैक। जब हमें प्रतिपुष्टि उसी अर्थ में, जिस अर्थ में हम चाह रहे थे, मिल जाती है प्राप्तकर्ता से, तो संदेश की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो संदेश प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, प्रतिपुष्टि है। यानी कि हमें अगर संदेश प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि उसी अर्थ में मिल जाती है जिस अर्थ में हम चाह रहे थे, तो संदेश की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है वो है प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य है सूचना देना, सूचना लेना, विवादों को सुलझाना। तो संप्रेषण का उद्देश्य है समझ उत्पन्न करना, यानी कि सामने वाले में वही समझ उत्पन्न करना जो हम उत्पन्न करना चाह रहे हैं। यदि वैसी ही समझ उसमें उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि हमारी संचार प्रक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता के अंदर समझ उत्पन्न करना जो वो चाह रहा है भेजने वाला, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, समझ उत्पन्न करना। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संदेश के प्राप्तकर्ता के संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है संदेश प्राप्तकर्ता में समझ उत्पन्न करना जो हम चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संचार के द्वारा सोपान के सिद्धांत की अवहेलना होती है। सोपान का मतलब होता है या तो संदेश ऊपर से नीचे आए, या संदेश नीचे से ऊपर की तरफ जाए, या संदेश क्या हो, क्षैतिज हो, सॉरी बिल्कुल है ना, हॉरिजॉन्टल हो। तो इसे कहते हैं सोपान, यानी कि उसमें क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो अधोगामी संचार, अधोगामी संचार के अंदर क्या होता है, अधोगामी संचार, ऊर्ध्वगामी संचार, समतल या क्षैतिज संचार, ये जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, सोपान के सिद्धांत की अवहेलना नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं डायगोनल कम्युनिकेशन की, तो डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि सोपान के सिद्धांत की क्या होती है, अवहेलना होती है। सपोज करिए एक स्केलर चेन जो है हेनरी फ्यूल ने दी। हेनरी फ्यूल ने कहा कि भाई कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपको किसी भी लेवल को मिस नहीं करना है, किसी भी लेवल को मिस नहीं करना है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है, ठीक है ना। अगर ए को कोई संदेश ई तक पहुंचाना है तो पहले वो बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर डी के पास जाएगा, फिर ई के पास जाएगा। आई को कोई संदेश ए तक पहुंचाना है तो पहले वो एच के पास जाएगा, जी के पास जाएगा, एफ के पास जाएगा, फिर ए के पास जाएगा। तो और अगर कोई बात डी को एच को कहनी है तो ये भी सोपान की श्रृंखला है। लेकिन आप सोचिए, लेकिन आप सोचिए कि अगर डी एफ से बात करेगा तो ये क्या हो गया, ये विकर्णी संचार है। इसमें सोपान की श्रृंखला की क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। इसमें सोपान की श्रृंखला की क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। तो इसका आंसर होगा विकर्णीय संचार। इसके अंदर सोपान के सिद्धांत की क्या होती है, अवहेलना होती है। तो स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था। वो किसने दिया था, हेनरी फ्यूल ने दिया था, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संचार का कार्य जटिल होने के कारण है। संचार का कार्य जटिल होने के कारण है। संचार का कार्य वर्तमान में जटिल क्यों हो गया है, इसके पीछे क्या रीजन है। श्रम संघों का विस्तार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। बिल्कुल, श्रम संघों का विस्तार होने से, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का उदय होने से आज संचार का कार्य जटिल हो गया है। क्योंकि जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ चुका है। तो आज संचार जो है सोच समझ कर करना पड़ता है। तो संचार का कार्य जटिल हो गया है। तकनीकी जटिलताएं, बिल्कुल तकनीकी जटिलताएं, क्योंकि आज
कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए कई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए। तो तकनीकी जटिलताओं तकनीक के जटिल होने से भी संचार का कार्य क्या हो गया है, जटिल हो गया है। और संगठनों का आकार जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़े आकार का हो गया है, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज डेवलप हो चुकी हैं। तो इस कारण भी संचार का कार्य क्या है, जटिल हो गया है। तो ये सभी कारण हैं जिनके कारण वर्तमान में संचार का कार्य क्या हो गया है, जटिल हो गया है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, संचार को संप्रेषित करने के साधन यानी कि मीडियम है, मीन है। आप संचार तार और टेलीफोन से भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हैं। टेलेक्स के द्वारा भी हम संदेश भेज सकते हैं। रेडियो टेलीविजन के थ्रू भी हम संदेश भेज सकते हैं। तो ये संचार के क्या हैं, सभी साधन हैं। तो इसमें पूछा है कि संचार को संप्रेषित करने के साधन हैं, तो इन सभी के द्वारा संचार किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया का सरलतम स्वरूप है प्राप्तकर्ता संदेश प्रेषक, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश प्रेषक प्राप्तकर्ता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सेकंड। भाई एक तो सेंडर हो गया, यानी कि संदेश भेजने वाला हो गया, एक आपका मैसेज हो गया, और एक रिसीवर हो गया। प्रेषक संदेश किसको भेजता है, प्राप्तकर्ता को। तो ये संचार प्रक्रिया का क्या है, सरलतम रूप है। इसमें सबसे पहले कौन आएगा, संदेश भेजने वाला, फिर कौन है, संदेश, और फिर कौन है, प्राप्तकर्ता। तो ये संचार प्रक्रिया का क्या है, सरलतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WH वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु है। तो WH वाइट ने संचार का सबसे बड़ा शत्रु माना है किसको, भ्रम को, है ना। तो भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर भ्रम है तो प्रतिपुष्टि जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। तो WH वाइट ने सबसे बड़ा जो शत्रु माना है संचार को, संचार का सबसे बड़ा शत्रु जिसे माना है वो माना है भ्रम को। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर संदेश भेजने वाले में या संदेश प्राप्त करने वाले में यदि भ्रम है तो फिर संचार जो है वो उसकी जो प्रतिपुष्टि है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी और संचार की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो WH वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया को प्रभावी माना जाएगा जब, संचार प्रक्रिया को कब प्रभावी माना जाएगा, प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में समझ लिया हो, संदेश पहुंच गया हो, प्राप्तकर्ता ने स्वीकार कर लिया हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जो संदेश आपने भेजा, अगर प्राप्तकर्ता ने संदेश को उसी अर्थ में समझ लिया जिस अर्थ में आप उसे समझाना चाहते थे, तो इसका मतलब है संचार क्या रहा, प्रभावी रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, द्विमार्गी प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया। बिल्कुल संचार निरंतर रूप से चलता है, संचार टू वे होता है, संचार एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण की पूर्ति में प्रमुख बाधाएं हैं। यहां पर पूछ रहा है बाधा नहीं, प्रमुख बाधा नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है प्रमुख बाधाएं हैं। भाषा की भिन्नता, बिल्कुल, अगर संदेश भेजने वाले की भाषा प्राप्तकर्ता से अलग है या प्राप्तकर्ता की भाषा भेजने वाले से अलग है तो संप्रेषण में बाधा आएगी। पूर्वाग्रह तथा प्रेषक व प्राप्तकर्ता के संबंध, यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनमें एक दूसरे को लेकर कोई बैर है या भ्रम है, तो भी संदेश में बाधा आएगी। भौगोलिक दूरी, भ्रम व तकनीकी बाधाएं, बिल्कुल, अगर हमको बहुत दूरी पर संदेश भेजना हो, है ना, और प्राप्तकर्ता के मन में भय हो या तकनीकी बाधाएं हो, तो ये सब संचार की बाधाओं में शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये
ये सब वो कारण हैं जो संचार को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। क्या करते हैं, भौगोलिक दूरी बाधित करती है। अगर संदेश पास वाले व्यक्ति को देना है तो बात अलग है, लेकिन बहुत दूर कोई व्यक्ति बैठा है तो भौगोलिक दूरी भी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती है। प्राप्तकर्ता के मन में भ्रम है, भेजने वाले के मन में भ्रम है, तो संचार प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तकनीकी बाधाएं, मौसम खराब हो गया तो ये भी तकनीकी बाधाएं, जिसके कारण जो है नेट काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, फोन के अंदर सिग्नल नहीं आ रहा, तो तकनीकी बाधाएं भी आती रहती हैं। और प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य में संबंध यदि अच्छे नहीं हैं, वो एक दूसरे को लेकर किसी पूर्वाग्रह से युक्त हैं, तो भी संप्रेषण में बाधा आएगी। दोनों की लैंग्वेज यदि अलग अलग है तो भी संप्रेषण में बाधा आएगी। तो ये सभी जो है संप्रेषण की क्या है, बाधाएं हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के वर्गीकरण में एक वर्ग नहीं है। एक वर्ग नहीं है प्रवाह की दिशा के आधार पर। प्रवाह की दिशा के आधार पर संप्रेषण अधोगामी होता है, समतलीय होता है, अंगूरी लता भी होता है, लेकिन प्रवाह की दिशा के आधार पर लिखित मौखिक नहीं होता। ये लिखित मौखिक जो है ये प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के प्रकारों में नहीं आता है ना। तो ध्यान रखिएगा, लिखित या मौखिक जो है ये प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो मैंने इस चैप्टर को जब पढ़ाया है ऐप के अंदर तो मैंने बताई हैं ये सारे प्रकार। आगे देखिए, जब संगठन में उच्चाधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों की ओर संचार का प्रवाह होता है तो यह अधोगामी संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, अधोगामी, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर मैसेज ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये किस तरह का कहलाता है, अधोगामी। क्या कहलाता है, अधोगामी। इस प्रकार के संचार की विधि हो सकती है वार्षिक प्रतिवेदन, बिल्कुल वार्षिक प्रतिवेदन ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा नीचे निम्न अधिकारियों को, कर्मचारियों को दी जाती है। लिखित आदेश, लिखित आदेश उच्च अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। पोस्टर व सूचना पट, यानी कि पोस्टर और सूचना पट जो होता है, पोस्टर का विमोचन या किसी सूचना पट पर किसी सूचना को लिखना, ये भी अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। तो यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो जब संगठन में उच्चाधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों की ओर संचार का प्रवाह होता है तो यह अधोगामी संचार कहलाता है। इस प्रकार के संचार की विधि हो सकती है, एनुअल रिपोर्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लिखित आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पोस्टर व सूचना, बिल्कुल पोस्टर का विमोचन और सूचना पट पे क्या लिखना है ये भी उच्च अधिकारियों के द्वारा ही होता है। तो ये सभी जो हैं क्या है, ऊपर से नीचे की ओर संचार की क्या है, विधि है। आगे देखिए नेक्स्ट 16वां, संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, कम्युनिस्ट से। पहले तो आपको यही क्वेश्चन याद रखना है कि संप्रेक्षण यानी कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। और कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, सामान्य। कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, सामान्य। तो दो प्रश्न इसमें है कि संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, तो आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, सामान्य। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, सामान्य। तो तीन प्रश्न इसके अंदर हैं। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक संप्रेक्षण को, यानी कि ऐसा संप्रेक्षण जो नियमों के अधीन नहीं किया जाता उसे अपन कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो
कम्युनिकेशन संचार के संस्था के नियमों के अधीन किया जाता है उसे हम कहते हैं औपचारिक संप्रेषण। तो जो अनौपचारिक संप्रेषण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। आज संस्था के अंदर आप किसी कर्मचारी के साथ अपने घरेलू बातें कर रहे हो, है ना, आप यानी कि संस्था की बातें नहीं कर कर आप दूसरी बातें कर रहे हो, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अनौपचारिक संप्रेषण को डैश के रूप में भी जाना जाता है अंगूर लता संप्रेषण, अफवाह मील। तो ध्यान रखिएगा, जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसको अंगूर लता संप्रेषण भी कहते हैं, अफवाह मील भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। एक्चुअल में इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसके अंदर इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगता। ये बिल्कुल अंगूरी की लता की तरह होता है, सूचना किसने दी इसके बारे में नहीं जान पाते। एक बार कोई अफवाह फैल गई तो वो फैलती ही चली जाती है। तो एक तरीके से सूचना किसने दी उसके उस स्रोत को नहीं जान पाते। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर तो क्या होता है, सूचना किसने दी और कहां तक जाएगी इसके बारे में पता होता है, तो उसे तो कहते हैं फॉर्मल। और जिसमें सूचना के स्रोत का ही पता नहीं लगता उसे हम कहते हैं अंगूर लता संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण या अफवाह मील, दोनों के नाम से जाना जाता है। तो अनौपचारिक संप्रेषण को अंगूर लता संप्रेषण और अफवाह मील दोनों ही कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंगूरी लता एक प्रकार का है, अभी मैंने आपको बताया अनौपचारिक संप्रेषण है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। अंगूरी लता एक प्रकार का क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण है। क्या है? और इसे अपन क्या कहते हैं? अनौपचारिक संप्रेषण को अपन अफवाह मील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवाह मील भी कहते हैं। अफवाह अगर तुरंत पहुंचानी है तो वो अनौपचारिक संप्रेषण से तुरंत पहुंच जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने हेतु एक सुझाव नहीं है। निम्न में से संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने हेतु एक सुझाव नहीं है। भाई संगठन के स्तरों में कमी करके संप्रेषण की बाधाओं को दूर किया जा सकता है, तो ये तो सुझाव है। आपसी विश्वास एवं सद्भाव को बढ़ाकर भी संप्रेषण को की बाधाओं को दूर किया जा सकता है, यह भी एक सुझाव है। संचार को नियोजित करके यानी कि संदेश को नियोजित करके भी संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है, यह भी एक सुझाव है। वैयक्तिक संरचना ये एक सुझाव नहीं है, यानी कि पर्सनल स्ट्रक्चर जो है ये एक सुझाव नहीं है। ये तीन तो सुझाव हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी संगठन का एक आंतरिक संचार माध्यम है। निम्नलिखित में से किसी संगठन का एक आंतरिक संचार माध्यम है। नियोजन तथा कर्मचारियों के बीच संचार स्थापित करना, कर्मचारियों की भर्ती करना, सरकार के साथ बातचीत करना, निवेशकों को सूचित करना। तो भाई इन तीनों के साथ होने वाला जो संचार है वो तो एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, यानी कि बाह्य संचार है। क्या है? बाह्य संचार है। भाई सरकार जो है, आप सरकार से बात करोगे तो संस्था के बाहर के यानी कि थर्ड पार्टी से आप बात कर रहे हो। कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए भी आपको समाज को सूचित करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से आप संस्था में यदि कर्मचारियों की भर्ती करनी है तो भी आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को कोई सूचना पहुंचानी है तो भी आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ही कहलाएगा ये। तो ये इसमें क्या पूछा है? किसी संगठन का एक आंतरिक संचार, तो नियोक्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन है। क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो जब नियोक्ता अपने कर्मचारी से बात करता है तो ये आंतरिक संचार कहलाता है ना। लेकिन कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, बाह्य संचार करना पड़ेगा। सरकार से बातचीत करने के लिए बाह्य संचार करना पड़ेगा, निवेशकों को सूचित करने के लिए बाह्य संचार करना पड़ेगा। और उसने पूछा है आंतरिक संचार, तो आंतरिक संचार के अंदर क्या आएगा, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच होने वाला संचार आंतरिक संचार है। नेक्स्ट देखिए, एक संस्था के लिए संचार व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना कि मानव जीवन के लिए रक्त संचार व्यवस्था का। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसका है, किथ डेविस का। किसका है, किथ डेविस का। यानी कि इन्होंने कहा है कि एक संस्था के लिए संचार का उतना ही महत्व होता है जितना कि हमारे शरीर में रक्त संचार का है। अगर हमारे शरीर में रक्त संचार नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी तरह एक संस्था के अंदर क्या है, संचार होना चाहिए, वरना वो संस्था भी अपना अस्तित्व नहीं रख पाएगी। तो ये स्टेटमेंट किसका है, किथ डेविस का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, संचार में विषय वस्तु को शब्दों, कार्यों या तस्वीरों जैसे संकेतों में बदलना कौन सी प्रक्रिया है, वो कहलाती है एनकोडिंग। यानी कि जो संदेश भेजने वाला होता है, प्रेषक, वो पहले संदेश को क्या करता है, उसकी इनकोडिंग करता है। क्या करता है, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है वो जो भी संदेश भेजना चाहता है उसको वो शब्दों में या कार्यों में या तस्वीरों में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और जो प्राप्तकर्ता होता है वो उसको क्या करता है, डिकोड करता है। तो संचार में जो भी विषय वस्तु है, जिस भी संदेश को वो भेजना चाहता है, उसको शब्दों, कार्यों या तस्वीरों जैसे संकेतों में बदलना, संकेतों में बदलना कौन सी प्रक्रिया है, एनकोडिंग। क्या है, एनकोडिंग कहलाती है। और जो रिसीवर होता है वो इनको क्या करता है, डिकोड करता है। क्या करता है, डिकोड। लास्ट प्रश्न देखिए, संचार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों, विश्वास विश्वास आपसी समझ आदि का आदान प्रदान है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा दी है न्यूमैन तथा समर ने। तो देखो बच्चों, कथन वाले प्रश्न जो हैं ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ये संचार की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, न्यूमैन तथा समर के द्वारा दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये जो क्लास है ये समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट कर, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, यदि इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।